अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 2 की ये बुक है, ठीक है। और इसका चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, 2 लेक्चर हो गए हैं कंप्लीट। आज इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट भी आप तक पहुँचती रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया था जीडीपी और जीएनपी, ठीक है। तो आज हम नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम को डिस्कस करेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके जी, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहाँ है? 2 मिनट। हाँ जी, नेट नेशनल प्रोडक्ट में अच्छा प्रीवियस में ना हमने बात नहीं की रियल जीएनपी, नॉमिनल जीएनपी, ठीक है। उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर, ये सारे इसमें टर्म यूज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन उम्मीद है ये आगे जाके डिस्कशन में आ जाएंगी। लेकिन यह है कि ये 3 मतलब डेफिनेशंस करनी है, लाजमी करनी है आपने, सही है। इसको आगे डिस्कशन में भी खैर हम देख लेते हैं, ये अभी मेरे सामने आई हैं तो मुझे माइंड में आया। ओके जी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज़ द मेजर ऑफ नेशनल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द जीएनपी। वही बात होगी जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। कि नेट नेशनल प्रोडक्ट वो होती है, या फिर इसको नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होती है? जो वियर एंड टीयर का खर्चा आता है, जो मतलब फॉर एग्जांपल मशीनरी ख़राब हो जाती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कोई बिल्डिंग को मसला आ जाता है, ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन जितनी भी है ना उसको निकाल देते हैं हम। एज अ रफ एस्टिमेट, GNP is very useful indicator of total production of a country, but if we are interested to have an accurate and true measure what a country is producing and what is available for use, the GNP is serious defect, ठीक है। जाहिर बात है GNP आपको एक अथेंटिक पिक्चर दिखाएगा, क्योंकि इसमें से आप डेप्रिसिएशन को निकाल देते हो, इसलिए। It ignored the fact that some capital is used up during the process of production in the form of decrease in the value of machinery, building etc, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ न्यू बस रन्स फॉर अ ईयर इट्स वैल्यू विल डेफिनेटली डिक्रीज एंड एट द एंड ऑफ द ईयर द वैल्यू विल बी लेस देन ऑफ दैट ऑफ अ न्यू बस, ठीक है। जाहिर बात है कि अगर एक बस यूज़ आप कर रहे हो तो एक साल के अंदर मतलब उसकी वैल्यू जाहिर बात है डिक्लाइन होगी, ठीक है। उसकी वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़ नहीं होगी जो एक न्यू बस की होती है, सही है। उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट इज़ अ बेटर मेजर टू नो हाउ मच टोटल प्रोडक्शन एंड इकॉनमी कैन मेक अवेलेबल फॉर यूज़ विदाउट डिक्रीजिंग इट्स कैपिटल स्टॉक। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। जीएनपी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें से डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर दे तो सपोज दैट जीएनपी ऑफ अ कंट्री इज अ पर्टिकुलर ईयर इज 150 बिलियन while producing the goods and services included in GNP. Machinery has worn out. Similarly, the value of a building has decreased and a part of equipment tools have been replaced. Suppose the cost of all these wear and tear is 20 billion. जाहिर बात है 150 बिलियन में से 20 बिलियन जब माइनस करेंगे तो वो 130 बिलियन रह जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज़ द ट्रू मेजर ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, सही है। वही बातें हैं मतलब जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। National income is the total of all income earned by the factor of production in the form of wages, rent, interest and profit। ऊपर हम नेशनल इनकम की बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब वो फैक्टर कॉस्ट पे बात कर रहे हैं कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, उनको जो भी हम पे करते हैं उनकी कॉस्ट वगैरह। नेट नेशनल प्रोडक्ट, हाँ जी, नेट नेशनल प्रोडक्ट गिव अस एज अ मेजर ऑफ national income by adding the money value of all goods and services produced by a country in a given period at market price, but total value of national product is not distributed among the people as factor income, wages, rent and profit and ये क्या इंटरेस्ट, कि बेसिकली जितनी भी हमें जो नेशनल प्रोडक्ट आप कह सकते हैं या इनकम जनरेट होती है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। सो वी फाइंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। देयर आर 2 causes ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनएनपी एंड इनकम रिसीव्ड बाय द पीपल। फर्स्टली, मतलब अब नेट नेशनल प्रोडक्ट तो हम कह रहे हैं कि ओवरऑल जो कंट्री की इनकम है, ठीक है। लेकिन उसको अगर हम मतलब जो लोगों को इनकम मिल रही है उस हवाले से डिस्कस करें तो इसमें वो कहता है कि डिफरेंस है। फर्स्टली, अ पार्ट ऑफ एनएनपी इज टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट एज इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन कमोडिटीज सच एज सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। कि गवर्नमेंट को एक तो इनकम इस तरह भी जनरेट होती है, जो गवर्नमेंट बेसिकली टैक्स लगाती है, सेल्स टैक्स लगा देती है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगा देती है, ठीक है। उससे गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है और ये सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। मतलब ये भी अब आपने माइंड में रखना है, सही हो गया। और उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है कि दीज टैक्स आउट ऑफ अ फर्म सेल्स रेवेन्यू रिड्यूस द अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेजेस etc।
अब ज़ाहिर बात है ये टैक्स अगर फर्म पर लगे हैं तो फर्म का रेवेन्यू तो कम हो गई, सही ठीक है। ये फर्म ने जो वेजेस फिर लोगों को देनी है वो भी ज़ाहिर बात है मतलब कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपनी प्रॉफिट का हाफ या फिर एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो गवर्नमेंट को वो पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ टैक्स ऑफ ₹5 पर मीटर इज चार्ज ऑन क्लॉथ विच सेल्स एट मार्केट प्राइस ऑफ ₹50, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल एक मतलब क्लॉथ की उन्होंने एग्जांपल ले लिया कि कोई भी ड्रेस कर लें या कोई भी चलिए क्लॉथ ही कर लें, ठीक है, कि वो 50 का मतलब उसकी मार्केट प्राइस है और उस पर ₹5 जो है वो उस पर टैक्स लगा है, देन द फैक्टर विल रिसीव ओनली ₹45, ठीक है। अब जो मशीनरी उस मतलब कपड़े को रेडी करने के लिए यूज़ हो रही है, अब ज़ाहिर बात है उसको तो सिर्फ ₹45 मिलेंगे। क्यों? ₹5 तो ऊपर टैक्स लगा हुआ है तो वो सारी टैक्स में चले जाएगा। द वैल्यू ऑफ अ क्लॉथ एंड मार्केट प्राइस इज़ 50 बट अ फैक्टर कॉस्ट इट इज़ ओनली 45। सेकेंडली, समटाइम द गवर्नमेंट हेल्प इंडस्ट्रीज बाय पेइंग सब्सिडीज़। लेकिन समटाइम क्या होता है कि गवर्नमेंट मतलब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड कर देती है। सब्सिडी क्या होती है कि अब इसको उर्दू की लैंग्वेज में किस तरह कहेंगे, एक सहूलत आप कर लें, ठीक है। जैसे ये यूटिलिटी स्टोर नहीं लगे होते या फिर रमज़ान में स्पेशल रमज़ान पैकेज वो लगा देते हैं, ठीक है, तो ये सब्सिडी होती है। सब्सिडीज़ रेज द अमाउंट पे टू द फैक्टर अबव मार्केट प्राइस। तो सब्सिडीज़ के थ्रू मतलब जो हम फैक्टर को अमाउंट पे करते हैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू अराइव एट नेशनल इनकम विच फैक्टर एक्चुअली रिसीव द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज डिटेक्टेड फ्राम द सब्सिडीज़ आर एडिड टू NNP। तो इस तरह अब वो कहता है कि नेशनल इनकम को एट अ फैक्टर कॉस्ट जब हम मेजर करते हैं ना, तो उसमें अब हम क्या करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट में से सब्सिडीज़ को प्लस कर देंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास अमाउंट बचेगी मींस के फैक्टर को वो मतलब अमाउंट दी जा रही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप है, सही है। तो इस तरह उन्होंने 2 एग्जांपल लिए हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो जो फैक्टर को रिसीव होता है ना, वो या तो गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, कम रिसीव होता है, या गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे देती है, ज़्यादा रिसीव हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह वो कहता है कि इसको फार्मूला के थ्रू प्लस माइनस करके फिर हमारे पास जो अमाउंट बचती है वो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। देन आ जाता है हमारे पास पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज़ द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द पीपल फ्रॉम ऑल सोर्सेज। एक पर्सन है, ठीक है, उसके पास जितने भी सोर्स हैं जिससे वो अपनी इनकम जनरेट कर सकता है उसको पर्सनल इनकम कहते हैं। पर्सनल इनकम डिफर फ्रॉम नेशनल इनकम फॉर 2 रीज़न। पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस है, 2 इसके बेसिक लॉजिक हैं या रीज़न है। पहला यह है कि देर आर सम डिडक्शन फ्रॉम द अर्निंग्स ऑफ पर्सन इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बिफोर दे रिसीव देयर सैलरीज। कि जब मतलब एक पर्सन है ना उसको सैलरी दी जाती है तो उसमें से कुछ सोशल सिक्योरिटी की बिहाफ पे ना अमाउंट डिटेक्ट कर ली जाती है, ठीक है। वो आप किसी वजह से भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये टैक्स था जो हमने रख लिया है, ठीक है, या मतलब कोई भी रीज़न हो सकती है, गवर्नमेंट जो भी रूल अप्लाई कर दे। देन ही लिमिटेड कंपनीज डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द होल ऑफ द अर्न प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर। जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो मतलब जितना उन्हें प्रॉफिट आ रहा होता है ना वो सारा प्रॉफिट शेयर नहीं कर देती, उसमें से कुछ अपने पास रखती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कभी भी गवर्नमेंट कोई भी रूल लगा सकती है। दे कीप अ पार्ट ऑफ इट रिजर्व्स, जाहिर बात है वो रिजर्व में रखते हैं। सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ फर्म इज़ आल्सो टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट एज कॉर्पोरेट टैक्स। अब वो कहते हैं कि फर्म्स के पास जो प्रॉफिट आता है उसमें से हाफ हिस्सा तो मतलब फर्म इसलिए रख लेती है ताकि गवर्नमेंट जब कॉर्पोरेट टैक्स लगाए तो वो गवर्नमेंट को पे कर सके, सही है। सेकेंडली है देर आर सम पेमेंट्स रिसीव्ड बाय द पीपल विच दे हैव नॉट अर्नड एज इनकम इन एक्सचेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल पेंशंस, गिफ्ट्स, ज़कात, ये पता नहीं क्या वर्ड है, ALMS, पहली दफ़ा ही मैंने सुना है, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, ETC, ठीक है। और वो कहते हैं कि कुछ अमाउंट ऐसी होती हैं जो लोग काम नहीं करते लेकिन फिर भी हमने उन्हें पे करनी होती हैं, जिसमें पेंशन आ जाती है, गिफ्ट आ जाता है, ज़कात वगैरह आ जाती है, स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं, ठीक है। दीज पेमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रांसफ़र पेमेंट का। ट्रांसफ़र पेमेंट कौन सी होती हैं? ऐसी पेमेंट जिसके लिए आप काम नहीं करते, ठीक है, लेकिन फिर वो आपने मतलब आपको रिसीव हो जाती है, जैसे पेंशन होगी। एंड हैव टू बी एडिड टू नेशनल इनकम टू अराइव एट पर्सनल इनकम, ठीक है। तो ये भी ज़ाहिर बात है जब एक पर्सन
मतलब काम करता है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है, तो उसकी इनकम में से मतलब कुछ ना कुछ गवर्नमेंट हर मंथ डिटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। अब वो जो गवर्नमेंट उसमें से मतलब कुछ अमाउंट अपने पास रख रही होती है, वो जाहिर बात है जब वो मतलब पर्सन रिटायर होता है तो उसको एक मतलब हैंडसम अमाउंट दी जाती है, ठीक है। वो पूरी अमाउंट फिर उस पर्सन को दी जाती है, लेकिन वो हमें ऐसे लगता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से, अदरवाइज़ वो उसकी इनकम में से ही गवर्नमेंट सेव कर रही होती है या फिर रख रही होती है। उसके बाद जी इसका भी फार्मूला है, ये फार्मूले सारे आपने रट लेने हैं, ऐसे ही है। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। अब सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बता दी थी, ठीक है। सम टाइम ऐसे हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना हो, ठीक है, तो उसके लिए कुछ अमाउंट चाहिए हो सकती है, तो ये इस तरह। माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, रिजर्व फंड प्लस ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। इस सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पर्सनल इनकम आ जाएगी। देन हमारे पास है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी हम इसको कह सकते हैं। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है टोटल नेट अमाउंट लेफ्ट विद द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड व्हेन दे हैव पेड डायरेक्ट टैक्स। कि एक इंडिविजुअल है, उसकी जो टोटल उसको इनकम रिसीव होती है, उसमें से जब हम उसके डायरेक्ट टैक्स जो जैसे सेल्स टैक्स हो गया, ठीक है, तो ये जब डायरेक्ट टैक्स उसमें से माइनस कर देते हैं तो उसके पास जो इनकम बनती है वो डिस्पोजेबल इनकम होती है। इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट एंड पर्सनल टैक्स। सेल्स टैक्स भी हो गया, इनकम की अगर बात करें तो वो भी डायरेक्ट और पर्सनल टैक्स आ जाता है। उसके बाद इट इज़ डिटेक्टेड फ्रॉम द पर्सनल इनकम व्हेन अ पर्सन हैज़ पेड डायरेक्ट टैक्स ही इज़ फ्री टू डिस्पोज ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। जब एक पर्सन डायरेक्ट टैक्स मतलब पे कर देता है, ठीक है, तो फिर जो रिमेनिंग उसके पास अमाउंट बचती है वो उसको सेव कर सकता है, स्पेंड कर सकता है, उस पर फिर गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा मतलब बर्डन नहीं डालती। इसकी एग्जांपल उन्होंने किस तरह लिया कि पर्सनल इनकम में से जब पर्सनल टैक्सेस को हम निकाल देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस को निकाल देते हैं, तो वो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बच जाती है। ओके जी, देन हमारे पास है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम का कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, और इसको हम एक एवरेज इनकम भी कह सकते हैं। इन ऑर्डर टू नो द एवरेज इनकम ऑफ अ पीपल इन अ कंट्री, पर कैपिटा इनकम इज़ कैलकुलेटेड कि हर मतलब एक कंट्री के अंदर एक बंदा कितनी इनकम कमा रहा है, ठीक है, या कितनी इनकम उसको मिल रही है, उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम मीन्स के हर इंडिविजुअल का हमें मतलब बायोडाटा या फिर उसका रिकॉर्ड मिल रहा है, सही है। उसके बाद वो यही कह रहा है कि एक कंट्री के अंदर लोगों की जो एवरेज इनकम है उसको मतलब चेक करने के लिए हम पर कैपिटा इनकम को यूज़ करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम पर हेड ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे अब हमारे मतलब फैमिली में अगर कोई भी हमारी फैमिली का हेड है, जाहिर बात है पेरेंट्स है, ठीक है, तो हर फैमिली का इस तरह वो अंदाज़ा लगाएंगे। इट इज़ ऑब्टेन व्हेन नेशनल इनकम इज़ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। जब हमारे कंट्री की नेशनल इनकम होती है ना, टोटल इनकम, उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो पर कैपिटा इनकम होगी, ठीक हो गया। एग्जाम्पल दिया उन्होंने लेट द, अच्छा पर कैपिटा इनकम का सम टाइम ना फार्मूला भी पूछा जाता है, तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। लेट द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री रुपीज़ 6 लाख मिलियंस, लाख ही बनता है, पता नहीं, 2 मिनट मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ, 6 लाख ही बनता है, ठीक है। उसके बाद एंड द पॉपुलेशन इज़ 120 मिलियंस, ठीक है। देन पर कैपिटा इनकम इज़ बात है वो डिवाइड कर दिया तो 5,000 रुपये जो से हैं वो पर कैपिटा इनकम होगा। द कंसेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम इज़ हेल्पफुल टू एन आइडिया ऑफ द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री, ठीक है, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसको हम देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम के थ्रू। A higher per capita income shows that people have more to consume in terms of goods and services। की ज़ाहिर बात है कंट्री के अंदर अगर ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है तो इसका मतलब यह है कि कंट्री के अंदर ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पे मतलब एक्सपेंस आ रहा है। लोअर पर कैपिटा इनकम होगा तो वो बेसिकली शो करेगा पॉवर्टी को, कि कंट्री में गुर्बत ज़्यादा है। इफ़ पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ कंपेयर्ड ओवर सम ईयर्स वी नो वेदर द कंट्री इज़ मेकिंग एन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वेदर पीपल लिविंग स्टैंडर्ड इज राइज और नॉट। कि अगर हम पिछले कुछ सालों की पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री की देखते हैं तो हमें वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि वो कंट्री ग्रो कर रहा है या डाउन आ रहा है। पर कैपिटा मीन्स पर हेड, ओके जी। उसके बाद हमारे पास है, ठीक है, ये आगे वही एग्जांपल दी हुई है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये भी एक मतलब कंसेप्ट अच्छा है। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन इकॉनमी आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ सर्कुलर वे। सर्कुलर फ्लो वो क्या कह रहा है कि मतलब एक इकॉनमी के अंदर सर्कल चल रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर का भी और इनकम का भी, कि कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ पे खर्च हो रही है, फिर जहाँ पे खर्च हो रही है वहाँ से फिर कैसे जनरेट हो रही है, फिर वो जिस पर्सन की इनकम थी उस तक कैसे पहुँच रही है, ठीक है। तो ये सारा एक सर्कल चल रहा है, इसको अब हम देखते हैं।
सर्कल फ्लो डायग्राम इज़ अ विजुअल मॉडल ऑफ इकॉनमी, ठीक है, शायद यहाँ पे डायग्राम बनाई गई हो, हाँ जी ये बनी हुई है, ठीक है। और वो 2 मिनट, वी नो दैट रिसीविंग ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर टू साइड्स ऑफ एन वन एक्टिविटी, ठीक है, कि सारी बात है एक्टिविटी एक ही हो रही है, अब एक फर्म के अंदर प्रोडक्शन भी हो रही है, ठीक है, और एक फर्म के अंदर लोगों को इनकम भी मिल रही है। दे विल बी इनकम ओनली इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, जाहिर बात है कोई भी लेबर है वो वहाँ पर काम करेगा फर्म में, वहाँ पर वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, उसको वहाँ पे इनकम मिल जाएगी। एंड इनकम इज़ अर्न ओनली टू बी स्पेंड, और जो उसको इनकम मिलेगी जाहिर बात है वो स्पेंड करेगा। सो देर इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम, तो जाहिर बात है जितनी वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब कि स्पेंडिंग भी ज़्यादा होगी। To explain, it takes a simple model of economy which consists of two types of decision makers, firms and household। तो सर्कुलर फ्लो को डिस्कस करने के लिए हम दो चीज़ें देखते हैं, एक साइड पे हम फर्म ले लेते हैं, दूसरी साइड पे हम हाउस होल्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि फर्म रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन साइड, जाहिर बात है फर्म जो सी है वो प्रोडक्शन को शो कर रही है, जहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। परफॉर्म टू काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, एम्प्लॉय वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब फर्म जो सी है वो दो तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है। पहली क्या है कि वो डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करती है, ठीक है, मतलब लेबर वगैरह को हायर करती है। द प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड डिमांडेड बाय द पीपल, फिर क्या होता है कि वो फर्म के अंदर जो लोग हैं जिनको उन्होंने हायर किया है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जो लोगों की डिमांड होती है। दे सेल देयर आउटपुट इन द प्रोडक्ट मार्केट एंड रिसीव मनी पेमेंट्स, फिर क्या होता है कि फर्म उन्हीं लोगों से या फिर खुद, मतलब दोनों ऑप्शन है, वो चीज़ें सेल आउट करती है, ठीक है, और वहाँ से मनी मिलती है फर्म को। नेक्स्ट, द मनी सो रिसीव्ड बाय फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर एम्प्लॉयड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फिर जो मनी फर्म को मिलती है, फर्म क्या करती है, उस मनी को स्पेंड करती है फैक्टर्स पर, लैंड का रेंट दे देती है, लोग लेबर को वेज दे देती है, जो अमाउंट बोरो की होती है उस पर इंटरेस्ट दे देती है, ये कैपिटल पे इंटरेस्ट दे देती है, ठीक है, और या तो उसे प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। द रिसीप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट आर ऑलवेज इक्वल टू द पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर वो ये कह रहा है कि बेसिकली जो भी सेल्स होती है आउटपुट की, ठीक है, उस पर जो अमाउंट रिसीव होती है वो इक्वल होती है पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है, कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम पे कर रहे हैं उसके इक्वल। कैसे इक्वल होती है, अब जाहिर बात है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने ऊपर बात की है कि प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस आ जाएगा। सारी बात है जब इन चीज़ों को वो पे करेगा तो जो अमाउंट उसके पास होगी वो सारी इनको पे कर देगा, कोई पीछे बचेगा ही नहीं। तो इसलिए वो कह रहा है कि सेल्स ऑफ आउटपुट इक्वल हो जाएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। देन है हाउस होल्ड, अब ये हमने बात की है फर्म की, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड रिप्रेजेंट करता है कंजप्शन साइड को, और एंड आल्सो परफॉर्म ड्यूअल फंक्शंस। हाउस होल्ड भी दो तरह की मतलब फंक्शंस परफॉर्म देता है। पहला क्या है, इन द कैपेसिटी ऑफ ओनर ऑफ फैक्टर्स दे प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फर्म थ्रू फैक्टर मार्केट इन टर्न रिसीव इनकम, के फर्म्स के मतलब जो हाउस होल्ड हैं वो अपने मतलब जितने भी उनके पास लोग होते हैं, ठीक है, उनको सर्विसेज के लिए फर्म के पास भेजते हैं, फर्म हायर करती है, उस पर फिर उन्हें इनकम जनरेट होती है। सेकेंडली, द हाउस होल्ड बिकम बायर इन द प्रोडक्ट मार्केट, दूसरी साइड पे मतलब जो हाउस होल्ड हैं वो एज अ बायर भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकम उन्हें मिलती है फिर उससे वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हाउस होल्ड का रोल। एक्टिविटीज़ ऑफ फर्म एंड हाउस होल्ड आर लिंक्ड थ्रू टू टाइप्स ऑफ फ्लो, एक है रियल फ्लो, दूसरा है मनी फ्लो, ठीक है। अब हमने हाउस होल्ड और फर्म की एक्टिविटीज़ को लिंक करना है। रियल फ्लो क्या होता है, सर्विसेज ऑफ लेबर, लैंड एंड कैपिटल गोइंग फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्म्स आर फिजिकली गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो टू हाउस होल्ड। कि बेसिकली रियल फ्लो को इस तरह उन्होंने एग्जांपल दी है कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल की जो सर्विसेज है ना वो हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, ठीक है। ज़ाहिर बात है एक हाउस होल्ड है, उनके पास लैंड है, वो फर्म को रेंट पे दे देंगे, उनके पास लोग हैं वो फर्म को एज ए एम्प्लॉय दे देंगे, ठीक है। और फिर फर्म क्या करती है, जो भी चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, फिजिकल गुड्स मतलब जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, फिर वो क्या होता है कि वो हाउस होल्ड वो गुड्स परचेज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मतलब फर्म के पास जो भी मतलब प्रोडक्ट्स हैं वो हाउस होल्ड के पास आ जाते हैं। तो ये एक रियल फ्लो चल रहा है, ठीक है, नेचुरली है। सेकंड है मनी फ्लो, फर्म मेकिंग पेमेंट्स टू हाउस होल्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज एंड हाउस होल्ड स्पेंडिंग मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। कि फर्म क्या करती है कि हाउस होल्ड को पेमेंट करती है, जो भी उनके लोग मतलब काम कर रहे होते हैं उनकी वेजेस की सूरत में, रेंट की सूरत में, ठीक है। और फिर हाउस होल्ड क्या करते हैं, उसी अमाउंट से जो उनको इनकम मिली होती है वही गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेते हैं।
तो ये एक मनी फ़्लो है, मनी का चक्कर है, और दूसरा रियल फ़्लो है। ओके जी, उम्मीद है ये सर्कुलर फ़्लो तो वैसे अंडरस्टैंड हो गया होगा, इस शेप से भी आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये एक साइड पे फर्म है, दूसरी साइड पे हाउस होल्ड है। ठीक है, और इसको अगर ऊपर हमारे पास फैक्टर मार्केट है, नीचे हमारे पास प्रोडक्ट मार्केट है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम देखें हाउस होल्ड के हवाले से, हाउस होल्ड क्या करेगा, अपने जो लोग हैं वो सप्लाई कर देगा फर्म को, फर्म उन लोगों को यूटिलाइज़ करेगी, गुड्स प्रोड्यूस करेगी, प्रोडक्ट मार्केट में भेजेगी, प्रोडक्ट मार्केट से हाउस होल्ड फिर सेल एंड परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह वही बातें जो ऊपर हमने की है ना, ये सर्कुलर फ्लो के सूरत में है। ओके जी, ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये भी वो ही ऊपर वाली सारी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास ये वाला पैराग्राफ भी ना आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है लाजमी। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इसमें क्या आता है, मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम इसको देख लें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। टॉपिक बातें तो वही पुरानी है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा मतलब हो जाएगी नई चीज़ें। तो मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर भी आप तक पहुंच जाए। बाकी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।